में ब्रिक्स नेता अपनाएंगे खजान घोषणा पत्र। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस में होगी द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे पर प्रेस वार्ता थोड़ी देर में। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर भाजपा ने साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पराली जलाने के मामलों पर भी कोर्ट करेगा गौर। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान दाना में बदला। तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारियां जोरों पर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के दूसरे दिन यानी आज कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में शिरकत करता रहा है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, युवाओं के आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर विमर्श हो सकता है। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हो रहा है। और लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज द्विपक्षीय बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में खास हो सकती है। भारत और चीन के बीच लगभग 4 सालों से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर के एक नया समझौता किया। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग कर पाएंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच की यह मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में 18 बार मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों पर निगाह डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मौके रहे जहां पर भारत और चीन ने इस द्विपक्षीय मुलाकातें की। 15 जुलाई 2014 को छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर ब्राजील में फोर्टालेजा में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सितंबर 2014 में शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद और दिल्ली में अहम बैठक हुई। मई 2015 में पीएम मोदी ने चीन दौरे पर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और व्यापार से जुड़े 26 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 2015 में रूस दौरे पर ब्रिक्स और एससीओ समिट के इतर इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उसके बाद 2016 के जून में ताशकंद में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेता फिर से एक बार मिलते हुए दिखाई दिए। 2016 में ही सितंबर में चीन के हांगझाओ में G20 सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात हुई और फिर एक महीने बाद ही गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया था। 18 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। जून 2017 में एससीओ में भारत के सदस्य बनाए जाने के दौरान भी दोनों नेता मिले और द्विपक्षीय संबंधों पर बात को आगे बढ़ाया।
जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार डोकलाम का मुद्दा वहीं पर उठाया था। 2017 सितंबर में ब्रिक्स समिट के दौरान फिर से मुलाकात और बातचीत हुई। अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात देखी गई। नौ जून 2018 को एससीओ समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता, ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी जानकारी और चावल के निर्यात संबंधित समझौते दोनों देशों के बीच में हुए थे। और उसके बाद जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। नवंबर 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी वार्ता में दोनों ही नेताओं ने शिरकत की थी। जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उसके बाद जून 2019 में जापान में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। अक्टूबर 2019 में फिर से महाबलीपुरम में मुलाकात आपको ज़रूर याद होगी। 2019 में ब्राज़ीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नवंबर महीने में दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से मुलाकात हुई। इस तरह से 18 मुलाकातें और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे के दूसरे दिन कजान में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देना है। और भारत लगातार जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसमें लगातार सुधार की अपील करता रहा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये कोशिश होगी कि वो पूरी दुनिया को दिखाएं कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद, और आपको बताएं कि युद्ध के बाद तकरीबन 16,000 सैंक्शंस लगाए गए रूस की कई सारी कंपनियों पर, और आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध भी लगाने के बावजूद भी अब पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो अलग थलग नहीं हुआ है। डी-डॉलराइजेशन की दिशा में ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन को ये लगता है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका की अगुवाई में ये जो बहुपक्षवाद या फिर जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ में उनका पश्चिमी देशों का जो कब्ज़ा है वो पूरी दुनिया के विकास के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन का संबोधन आया, उन्होंने कहा कि G7 की जो मीटिंग है, G7 के तुलना में जो ब्रिक्स जो समूह है उसकी GDP और उसकी जो आर्थिक वृद्धि की रफ्तार है वो ज़्यादा बेहतर हुई है, और इसलिए जो रेलेवेंस है ब्रिक्स का वो भी आगे बढ़ा है। इन तमाम मुद्दों पर आज बात होने की उम्मीद है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर के बात हो सकती है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो नेताओं के बीच में, क्योंकि ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ा है। पहले केवल 5 सदस्य देश थे, अब उनकी संख्या 10 हो गई है। हालांकि 9 सदस्य देश इस बार शामिल हो रहे हैं। इसमें यह देखना होगा कि क्या एक कॉमन करेंसी पर बात हो सकती है, क्या जो मौजूदा गतिरोध देखा जा रहा है पूरे विश्व में उसका कोई समाधान ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के मोर्चे से निकल सकता है। कजान डिक्लेरेशन पर सभी की निगाहें होंगी और विश्व को एक विकल्प देने के तौर पर इस समूह की जो प्रासंगिकता है उसको और भी मजबूत करने का प्रयास कजान में करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और साथ ही साथ भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसमें पूरी दुनिया की निगाहें हैं, उस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कुछ और खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर के खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही थी और कई तरह की कयासबाजी भी देखी जा रही थी। लेकिन कयासबाजी पर विराम लगाते हुए आज महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में ही होने जा रही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि कल रात ही फाइनल हो चुका है। और इसके मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी, दूसरे पायदान पर शिवसेना और तीसरे पर एनसीपी शरद पवार को
सीटें मिलेंगी, ऐसा माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे के में महायुति गठबंधन अब पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है, जबकि विपक्ष का जो गठबंधन है एमवीए सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक रूप से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। खबरें हैं कि उद्धव गुट की जो शिवसेना है और कांग्रेस के बीच जो टकराव था, अब उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और आज एमवीए गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें गठबंधन 3 प्रमुख दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कोपरी पाचपाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरीपुर से मैदान में उतारा है। पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर सरवणकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। महायुति के खेमे से यह दूसरी सूची है। इससे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को पहले दिन कुल 58 नामांकन दाखिल हुए। महायुति की तरफ से 288 में से 144 सीटों पर ही उम्मीदवार तय हो चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारी है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को ये कहा कि एक बार फिर से भारत शांति के लिए हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त खजान से संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, जो पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। आर्यन प्रताप जी, बहुत धन्यवाद, स्पसीबा इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका। और किस तरह से आप देखते हैं आज के शिखर सम्मेलन को? हम सभी को इंतजार है खजान डिक्लेरेशन का। वो कौन सी बड़ी बातें हैं जिसमें शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ता हो सकती है? उसके बाद मैं भारत चीन पे आता हूं। शुक्रिया जय मुझे जोड़ने के लिए। और निश्चित तौर से हम सबकी नजरें लगी हुई हैं कि आज शाम होते होते तक जो खजान डिक्लेरेशन आएगा उसमें क्या कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, क्योंकि आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें भारत किस प्रकार से इस मंच पे रोल अदा करेगा और ब्रिक्स समूह के साथ मिलकर कैसे कंसेंसस बनेगा उन वैश्विक चुनौतियों को जिसके समाधान के लिए दुनिया इस वक्त परेशान नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो संघर्ष चल रहे हैं उससे शांति की ओर कैसे आगे बढ़ा जाए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक स्लो डाउन की स्थिति जो आई है कोविड महामारी के बाद से लेकर, दुनिया उससे अभी उबरने में लगातार लगी हुई है। हालांकि भारत तेज गति से उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन पाया है, उस प्रकार की स्थिति से बाहर निकल पाया है। लेकिन कई अभी देश हैं जिनको उस स्थिति से बाहर निकलना बाकी है जो कि प्री कोविड सिचुएशन में हुआ करती थी। तो आर्थिक सहयोग की बात हो या फिर शांति स्थापना की बात हो, और सबसे बड़ा फोकस होगा कनेक्टिविटी को, देशों के बीच में आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो या फिर विद इन रीजन हम किस तरीके से मल्टी ट्रांसपोर्ट मॉडल पे काम करते हुए आगे बढ़े, चाहे वो थ्रू लैंड हो, चाहे वो थ्रू सी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, जिस भी तरीके से हो, लेकिन माल ढुलाई या सप्लाई चेन की बात की जाए वो अनइंटरप्टेड रहे, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, निर्बाध तरीके से हो सके, उस पर बहुत फोकस होगा। तो अपने आप में देखा जाए तो ये तमाम वो फोकस एरिया होंगे जिस पे काम होगा। दूसरी बड़ी चीज जिसकी संभावना लगातार व्यक्त की जा रही है कि पिछली बार 2023 के 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब नए सदस्यों को इंक्लूड किया गया उसके बाद से ब्रिक्स की ताकत बहुत बढ़ गई है कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर। दुनिया के 44% कच्चा तेल उत्पादन इन्हीं ब्रिक्स समूह देशों के साथ में होता है। तो ऐसे में ऑयल की बात की जाए या एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, एक रणनीतिक तौर पे ब्रिक्स समूह इस पे चर्चा कर सकता है कि हम अपने इस रिसोर्सेस को पूल करके किस प्रकार से आपसी हितों को बेहतर तरीके से और साथ ही साथ दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा इशू है जिसको लेकर लगातार बात होती रही है, लेकिन उसको एक्शन में कैसे तब्दील किया जाए इसको लेकर हमेशा चिंता रही थी। लेकिन भारत दुनिया का वो इकलौता देश है जिसने G20 देशों का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें वक्त से पहले अपने लक्ष्यों को हासिल किया है, बल्कि और बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बाकी देशों के लिए एक तरीके से भारत ने उदाहरण पेश किया है कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और इस प्रकार के तमाम ऐसे बड़े मसले हैं, चुनौतियां हैं जिसको लेकर बात होती नजर आ सकती है। और सभी को उम्मीद है उस डिक्लेरेशन को लेकर जिसमें इन तमाम चीजों पर क्या सहमति बनती है। लेकिन आर्यन, क्या जिस तरह से हमने देखा कि समस्याओं को लेकर
पीपल सेंट्रिक। जी जी, हमने ये जो देखा कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई है, तमाम बहुपक्षीय मोर्चों पर अमेरिका ने रूस पर सीधा हमला किया है। यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस पर सीधा सीधा हमला किया है और यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने तो अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया पुतिन के खिलाफ में। ऐसे में शायद डिक्लेरेशन में पुतिन अमेरिका की उस हेजमनी या फिर जो कहे कि एकाधिकार वाली जो नीति है पूरी दुनिया में, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है और इसके खिलाफ कोई ना कोई ज़रूर डिक्लेरेशन में बात हो सकती है। शायद शुरुआत में ही इसका जिक्र हो सकता है। अजय, एक समझने वाली बात है कि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है, लेकिन कुछ साझा ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें कई बार एक तरीके से विरोधाभास भी होता है। तो भारत की नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत सभी मित्र देशों के साथ में एक बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ बढ़ता है और उन मुद्दों पे आगे बढ़ता है जो कि वैश्विक नियमों और कानूनों के दायरे में आते हैं। निश्चित तौर से रूस की या तमाम उसके अन्य घनिष्ठ सहयोगियों की एक कोशिश हो सकती है कि इस प्रकार की जो एक पूरी व्यवस्था जो वैश्विक ओरिएंटेड रही, जो पूरी पश्चिम ओरिएंटेड देशों के द्वारा रही है, उसको उसकी सच्चाइयों को या उसके द्वारा आ रही चुनौतियों को सामने रखा जाए। लेकिन भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत की ये कोशिश होगी कि जो साझा हित के मसले हैं उसमें टकराव ना बढ़े, बल्कि इस प्रकार की स्थितियां हो कि हम अगर कुछ इश्यूज हैं तो उस पर हम बात जरूर करें, हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं उस तरीके से हो, क्योंकि राष्ट्रीय हितों से आगे बढ़कर यहाँ पे कॉमन इश्यूज पे कंसेंसस बनना होगा। आपके राष्ट्रीय हित या आपकी राष्ट्रीय लाइन कुछ एक हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी और चीन के साथ में किन्हीं मसलों को लेकर एक तरीके से असहमति रही है, बॉर्डर इशू, जो कि अभी एक तरीके से रिजॉल्व हुआ है, कल ही इसकी अब खबर भी आई। लेकिन बावजूद उसके हम उस प्रकार के कंफ्लिक्ट को थोड़ा दूर रख के हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से रूस के लिहाज से भी, हालांकि ये सच बात है क्योंकि वो अध्यक्ष है, उसकी कोशिश होगी इस प्रकार के मसलों को बहुत बेहतरी से यहाँ पे रखा जाए, लेकिन बाकी देशों की सहमति होना, इसमें भारत भी एक बहुत बड़ा एक साझेदार देश है, उस सब के बाद ही कंसेंसस बनता है, तभी शायद उस डिक्लेरेशन को सभी देश अडॉप्ट करते हैं। तो कोशिश राष्ट्रीय हितों के आधार पर रूस की हो सकती है, लेकिन साझा तौर पर किस प्रकार से सहमति बनती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। उसमें एक पॉइंट जो आपने भी कहा, डी डॉलराइजेशन को लेकर, एकाधिकार जो डॉलर की वैश्विक व्यापार में एक व्यवस्था है, उससे कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर भारत भी लगातार प्रयास करता रहा है, क्योंकि उस एकाधिकार मोनोपोली के खिलाफ कैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो, इसीलिए शायद साझा ब्रिक्स मुद्रा की बात हो रही है। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ कहना या फैसला होना जल्दबाजी होगा, लेकिन उससे पहले का एक आधार तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर से ये व्यवस्था जो अभी पश्चिमी देशों के द्वारा वैश्विक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनकी वजह से मौजूदा जो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, उसका विकल्प देने के लिए एक बड़ा समूह के तौर पर ब्रिक्स यहाँ पे है, और उसकी कोशिश भी यही होगी कि इस प्रकार की। जी, तो राष्ट्रपति पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि G7 की तुलना में अगर हम देखें तो ब्रिक्स की जो प्रासंगिकता है वो ज़्यादा बढ़ रही है। शायद उसके लिए ज़रूर बहुत सारे जो कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं। हो सकता है साझा बाजार या फिर एक साझी करेंसी या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर के कुछ पेशकश की जाए कजान डिक्लेरेशन में। लेकिन इसके इतर जो सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, शायद वो भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय बैठक हो रही है लंबे समय के बाद, उसमें कौन से मुद्दे हैं जिन पर दोनों विश्व के बड़े नेता बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं आज? बिल्कुल, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अगर किसी बैठक पे सबसे ज्यादा नजर है तो संभवतः वो भारत और चीन के दोनों राष्ट्र प्रमुखों की जो मुलाकात है, और ये 5 साल के बाद होने जा रही है। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली, उसके बाद से 2019 तक दोनों नेताओं के बीच में 18 मुलाकातें हुई हैं। 18 मुलाकातें होने का मतलब है कि आप सोचिए 2014 से 2019 के बीच में अगर 18 मुलाकातें हुई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्थिति दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच में समझ है। 2019 में जो उस समय ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उस समय 2019 के ब्रिक्स सम्मेलन में एक आखिरी मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। उसके बाद हम जानते हैं कि कोविड की स्थिति हुई, और उसके बाद में दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में चली गई। फिर हमारे भी और चीन के बीच में एक तनाव की स्थिति हुई, उसकी वजह से भी मुलाकातों का दौर थमा। लेकिन इन 2014 से 2019 के 5 साल के पीरियड में अगर 18 मुलाकातें हुई हैं, और 5 साल अगर मुलाकात का दौर नहीं हो पाया किन्हीं वजहों से, उसमें कोविड भी जिम्मेदार है या अन्य वजह भी है, लेकिन अब जब यहाँ से मुलाकातों का दौर शुरू होगा तो ये इतिहास
आज लिखा जाने वाला है 2024 में और कजान के शहर में, क्योंकि ये अपने आप में तमाम प्रकार की जो तनाव की स्थितियां थी उसको पीछे छोड़कर उस पर समाधान निकालकर यहां से आगे बढ़ने की बात है। और आप बेहतरी से जानते हैं, आर्थिक मामलों को आप मुझसे बेहतर समझते हैं अजय। तो अब जबकि हम यहाँ से अगर अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करके अगर हम आगे बढ़ने के लिए तय करेंगे, तो आज जो शीर्ष नेताओं की मुलाकात होगी पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में, तो उसमें भविष्य के आर्थिक सहयोग की एक बड़ा आधार भी तैयार होगा। क्योंकि अब यहां से अगर एक थोड़ा सा लंबा गैप हुआ है तो उस गैप को कैसे फिल इन किया जाए, उस गैप को छोड़ के आगे कैसे क्वांटम जंप को आगे बढ़ाया जाए, वो अपने आप में बहुत जरूरी होगा। दोनों देशों के बीच में 118 बिलियन डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है। हालांकि व्यापार घाटा भारत के पक्ष में बहुत बड़ा है, लेकिन हम लगातार इसी बात को तरीके से बैलेंस करने की बात करते रहे कि साहब हमारे हित में भी आर्थिक नीतियां होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में अगर आज देखा जाए तो अमेरिका के को पीछे छोड़ के चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत का है। इस सच्चाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसे भी देखा जाए एक बहुत बड़ा बाजार उसके लिए उपलब्ध है। तो ऐसे में सीधी तौर पे देखा जाए भारत के लिए चीन, चीन के लिए भारत, दोनों ही जरूरी है और दोनों के विकास से दुनिया का विकास एक तरीके से निर्भर करता है। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत है कि दोनों नेता इस बात को समझते हैं कि हमको मिलकर अस्तित्व के साथ में, को एग्जिस्टेंस के साथ में आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। और हमने अगर अपने जो इश्यूज थे अगर उसको हमने पीछे छोड़ दिया तो अब यहां से एक बड़ा जंप हमको देखने को मिल सकता है। एक इसमें छोटी सी चीज जोड़ दूं कि चीन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने आंतरिक जो उनकी चिंताएं या कहा जाए चुनौतियां हैं उससे वो थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बनस्पत भारत में देखा जाए तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जीत के हम मेजोरिटी के साथ में सरकार में आए हैं, तो उनकी नीतियों की निरंतरता लगातार बनी हुई है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दरमियान रह सकता है। अजय अरुण जी, प्रिव्यत द्रोबो पोसालवित स्पिशिवा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से में जो सीटों को लेकर के खींचतान की खबरें आ रही थी उस पर कई तरह की कयासबाजी भी अब देखी जा रही थी, लेकिन अब विराम लगाते हुए आज महाविकास अघाड़ी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग पर शायद खुलासा हो सकता है। मुंबई से शिशिर सेलार इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े। शिशिर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्या कहा जाए, अब जो सीट शेयरिंग फार्मूला है अब उस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, कब तक ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इंतज़ार जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जो जानकारी हमें पहले प्राप्त हुई थी उसके अनुसार आज सुबह तकरीबन 11 के आसपास जो है महाविकास आघाड़ी की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मुंबई में, और जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जो अपनी सीटों का जो फॉर्मूला है वो आज घोषित करेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि पिछले 2-3 दिनों से मैराथन बैठकों का दौर जो है महाविकास आघाड़ी में जारी है। फिर चाहे दिल्ली से लेकर हम बात करें मुंबई में, जो हमने देखा कि जो इस बैठक में जो चेहरे इससे पहले डिस्कशन में शामिल थे उन चेहरों को भी जो है बदल दिया था। कल बाला साहेब थोराट जो है कांग्रेस की कमान संभाले थे, वही अनिल देसाई ने शिवसेना की कमान संभाली थी। उसके बाद एक बार फिर से जो है चर्चा ये शुरू हो चुकी थी, जिस प्रकार से दोनों पार्टियों में घमासान था, और देर रात हमें ये खबर भी मिल रही थी कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल है इन दोनों पार्टियों में, और इसीलिए जो है आज सुबह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई थी। लेकिन क्या कारण है पता नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले कर दिया गया। अब अगला जो वक्त है वो अब तक तय नहीं है। शायद ये कहा जा रहा है कि शाम को जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उसमें जो है सभी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। और इसीलिए इस वक्त खास तौर पर जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी में लगभग तय होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने, आधिकारिक खबर नहीं, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो तकरीबन 105 जगह पर जो है कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। मतलब इसका ये है कि महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका पे कांग्रेस होगी। हालांकि इससे पहले जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे गठबंधन में कोई बड़ा भाई या कोई छोटा भाई नहीं है। लेकिन सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पहले नंबर पर होगी। दूसरे नंबर पर जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पार्टी होगी, जो तकरीबन 95 सीटों के आसपास जो है उनको जो है गठबंधन में जगह मिल सकती है। और तीसरे पायदान पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, उसको तकरीबन 85 सीटों के आसपास जो है जगह मिल सकती है। तो ये मोटा मोटी एक आंकड़ों का अगर देखा जाए तो खेल है। हालांकि इसके बारे में अब तक तीनों पार्टियों ने कोई बयान नहीं दिया है। एक छोटा सा कमेंट ये चाहेंगे कि क्या अभी आप देखें तो जो बीजेपी है और जो एकनाथ शिंदे की भी जो शिवसेना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐलान भी हो चुका है। ये जो महा अघाड़ी है या फिर जो अभी गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या
जो पार्टी के निजी हित हैं उसको ज़्यादा केंद्र में रखा जा रहा है, इस वजह से देर हो रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सीट्स आवंटन की बात करें तो इस वक्त महायुति जो है वो थोड़ा लीड लेते दिखाई दे रही है। 288 में से तकरीबन 144 सीटें महायुति ने है अब तक जो है अनाउंस कर दी है। तो ऐसे में कुछ बची हुई सीटों का ऐलान वो भी जल्द से जल्द हो सकता है। अजित पवार ने अब तक अपनी जो है पहली सूची जारी नहीं की है। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बाकी अन्य जो विधायक है, बाकी जो बचे हुए नाम है, उनकी सूची कब तक आएगी इस पर स्पष्टता नहीं है। डिले क्यों हो रहा है, इसका प्रमुख कारण ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस वक्त स्ट्रैटेजी का खेल है, किस प्रकार से कौन सा उम्मीदवार जो है पार्टी खड़ा करना चाहती है, उसके सामने विपक्ष जो है वो कौन सा उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में ये सब प्रेशर टैक्टिक्स का गेम इस वक्त चल रहा है और इसीलिए वेट एंड वॉच की भूमिका में फिर चाहे वो महायुति भी हो या फिर महाविकास आघाड़ी एक दूसरे का वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आशीष, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और आपने निगाह बनाए रखी। हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और झारखंड चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्टीफन मरांडी को महेशपुर और मथुरा प्रसाद महतो को टुंडी से उम्मीदवार बनाया गया है। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से अशोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि बोरी विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। रांची से दिवाकर जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद दिवाकर। क्या अपडेट है और ये जो अभी कैंडिडेट्स की जो घोषणा की गई है उस पर यह कहा जा रहा है कि भाई एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, तो ये क्या चल रहा है? क्या वो जनता का मूड समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाहर निकल कर आता है तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें भी दिक्कत सामने आती है और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर झारखंड में लगातार चल रहा है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी पर भी जेएमएम ने आरोप लगाया, लेकिन जब जेएमएम की सूची आई तो लगता है कि जेएमएम को अब इस पर बयान देने से विराम लगा देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कुंड में पूरे परिवार, जैसे हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं बरहेट से, उनकी पत्नी गांडे से चुनाव लड़ेंगी, उनके भाई दुमका से चुनाव लड़ेंगे, तो एक ही परिवार से 3 लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे उनके जो कह सकते हैं कि जो सेकंड लाइन के जो झामुमो के नेता हैं, उनके घरों से भी कई परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। तो ये एक आरोप लगना एक जेन्युइन और सवाल तो निश्चित तौर पर इस पर उठ ही रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडी गठबंधन के, तो कुनबा जो अभी तक है एक तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी उलझा हुआ है। ठीक है, कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है, जेएमएम ने सूची जारी कर दी। उसके बाद जो आरजेडी और लेफ्ट का कुनबा है वो हालांकि कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने किया और उसके बाद बोला कि अब कोई नाराजगी नहीं है और गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी 15 सीटों को लेकर दावेदारी कर रहा था, बाद में वो 12 सीटों पर आए और अब कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है वो 7 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ेगा। 6 कैंडिडेट उन्होंने अपने जारी कर दिए, लेकिन वाम दल में एक तरीके से अभी भी सहमति बनती नहीं दिख रही है। सीपीआई ने अपने 12 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, माले ने भी अपने 3 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो वो जो वाम का फोल्डर है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अभी साफ नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि वाम दल आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति को स्पष्ट करेंगे और कुछ और कैंडिडेटों की सूची जारी कर सकते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में जो हम देख रहे थे कि किस तरीके से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर समय सीमा आगे बढ़ रही है, तो झारखंड में भी जो इंडी गठबंधन का कुनबा है वो अभी भी एक तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है कि उनका गठबंधन पूरी तरीके से हो गया है और ये तमाम जल जो है वो कंबाइंड आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की है। दिवाकर, यही समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य जो हम कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कैंडिडेट ने नहीं, सवाल वही फिर आके खड़ा हो जाता है दिवाकर की जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या पीछे रह गए हैं? केवल सीट शेयरिंग का मुद्दा आगे है, हम कौन सी सीट लड़ेंगे, आप कहां से लड़ेंगे, हमारे आपके बीच में क्या समझौता होता है, इसी पर बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। जनता के मुद्दे तो बिल्कुल पीछे छूट गए, विकास के मुद्दे। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले अगर हफ्ते 10 दिन की हम बात करें अजय, तो निश्चित तौर पर कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, झारखंड में पलायन का मुद्दा है, नक्सलवाद का मुद्दा है और जिस तरीके से
जो पूरा संथाल का इलाका, वहाँ पर घुसपैठ का मुद्दा है, ये सब मुद्दे फिलहाल पिछले हम कह सकते हैं 10 दिनों से गौन है। लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे चुनावी प्रचार का जोर, क्योंकि कल 24 तारीख का जो दिन है वो काफ़ी अहम झारखंड के लिए, क्योंकि जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं वो कल नामांकन करेंगे और उसके बाद जो चुनावी दांवपेच का खेल है वो शुरू होगा। और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि जनता के जो कंसर्न इशू, क्योंकि देखिए जनता भी आज के समय में सजग हो गई है और जब जनता उनके पास पहुंचते हैं, जिन्होंने 5 सालों से राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो अब जनता का जवाब उनको देना पड़ेगा। और जनता सजग है तो निश्चित तौर पर जो कोर इशूज है वो आने वाले दिनों में अजय उछलेंगे। और जो एक हम कह सकते हैं कि झारखंड में 3-4 जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, संथाल परगना में घुसपैठ का मुद्दा हो, ये आने वाले दिनों में आपको छलकते हुए दिखेंगे। लेकिन बयानबाजी के तीर, आज हेमंत विश्व शर्मा अभी से थोड़ी देर पहले रांची पहुंचे हैं तो उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगा दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई छोड़ के जाए तो उनको वो टिकट देंगे। तो इस तरह के जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार अब झारखंड में चलने लगा है। लेकिन जनता के इशू फिलहाल जो है वो कोर इशूज है वो थोड़े गौर नजर आ रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद दिवाकर, आप नज़र बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार कई और भी अहम खबरें हैं जिन पर हमारी निगाह रहेंगी। दिवाकर का शुक्रिया अदा करेंगे और एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल के वायनाड में हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर अब एक ही परिवार का हक सबसे ज्यादा है। पार्टी जितनी आबादी उतना हक वाला अपना ही नारा भूल गई और परिवार की राजनीति पर उतर आई। उन्होंने वायनाड सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के आमने सामने आने पर भी अब इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए। आबादी उतना हक कहने वाली पार्टी भूल गई ये सब वादे नारे। अरे वहां पे जो आबादी है उसको देते ना टिकट, क्यों नहीं दिया? वहां पे आबादी को हक नहीं मिलेगा, परिवार को ही हक मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पारिवारिक कंपनी है, ये कोई पार्टी थोड़ी है, एक तो एक परिवार की जागीर है। एनीवे, एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट भी वहां पर लड़ सकती है, लेफ्ट राहुल गांधी के खिलाफ भी लड़ी थी। तो असली इंडिया अलायंस कौन है? क्या इंडिया अलायंस को पूछकर प्रियंका जी का नाम आगे किया? लेफ्ट पार्टी सहमत है? मतलब कि साफ है, इंडिया अलायंस करते हैं पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ये कैसा अलायंस है, कैसा गठबंधन है? अब बताइए असली इंडी कौन है इनमें से? प्रियंका जी असली इंडी होगी या लेफ्ट का कैंडिडेट असली इंडी होगा? बहरहाल ये कांग्रेस का असली चरित्र, जितनी आबादी उतना हक, ये सब बड़े बड़े नारे करो परंतु हक केवल परिवार का होगा। केरल में बीजेपी ने नव्या हरिदास को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा से है। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वायनाड में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। This election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad, because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have a representative to raise their issues in the parliament. और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब जानलेवा प्रदूषण से चारों तरफ से घिर चुकी है। चारों तरफ धुंध की चादर लिपटी नजर आ रही है और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। दिवाली से पहले ही पूरी दिल्ली अब धुआं नजर आ रही है। इधर पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख कर रही है और यहां के हालात और भी बदतर हो रहे हैं। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज किया गया। ये बेहद ख़राब स्थिति मानी जाती है।
लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां शुरू हो गई। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिए गए कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पराली जलाने की घटनाएं न रोक पाने के चलते पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज को कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई देनी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं के लिए दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने के लिए पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। अमरेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रदूषण की स्थिति है और भी बदतर होती जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि हमने तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन उन फंड्स का क्या हुआ जो प्रदूषण के से लड़ने के खिलाफ वहां पर लगाए गए थे? उसका क्या हुआ अब ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर से पुरानी स्थिति या फिर उससे भी बदतर स्थिति में दिल्ली पहुंच चुकी है? देखिए अजय जी, एक बहुत बड़ा और गंभीर और संजीदा सवाल ये है कि आखिर क्यों जो है दिल्ली सरकार सिर्फ पेपरों पे काम करती है, क्यों नहीं समय रहते वो ऐसे प्रावधान करती है जिससे प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। और जैसे ही जब दिल्ली में गुलाबी ठंड आती है, अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर और नवंबर में जो प्रदूषण का जो लेवल है, जो AQI लेवल है, एयर कंट्रोल इंडेक्स है, वो क्यों जो है ग्रेड 2 पर पहुँच जाता है। और ग्रेड 2 पे जब ये आंकड़ा पहुँचा है तो 300 से और 400 के बीच में ये आंकड़ा दर्ज किया गया है। और 12 दिल्ली के ऐसे जो जोन हैं जो रेड जोन में शामिल किए गए हैं। और जो पर्यावरण विभाग है जो उन्होंने दावा किया है कि उनके ये जानकारी है कि अगले एक हफ्ते में और भी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। यानी कि जो ये ग्रेफ है वो उसका आंकड़ा जो है बढ़ने वाला है। यानी कि 400 से और 500 के बीच में अगर ये AQI पहुंचता है तो ग्रेफ 3 और उसके बाद ग्रेफ 4 पहुंचेगा, जो गंभीर और अति गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं किए गए। हालांकि दिल्ली सरकार का जो बजट था इसको लेके खासा अच्छा बजट एलोकेट किया गया था और जो जितनी भी सड़कें थी उसकी मरम्मत के लिए और धूल हटाने के लिए बाकायदा प्रावधान के तहत इस बजट को अलॉट किया गया था, लेकिन वो बजट कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे में एक बड़े सवाल, जब त्यौहार का सीजन है, आप देखिए दिल्ली 2 जंग लड़ रही है। एक तरफ जहां एयर पॉल्यूशन की बात की जाए वहीं यमुना पॉल्यूटेड हो चुकी है। और जो यमुना का जो कालिंदी कुंज वाला जो यमुना है उस समय वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर एक सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, इतनी बुरी तरह से पॉल्यूटेड है। और वहां पर यमुना की सफाई को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। ऐसे में जब बहुत ही एक पर्व है छठ जो आने वाला है, जिसमें जो व्रतधारी हैं उगते और ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं और यमुना का आचमन करते हैं, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उस प्रदूषित जल का आचमन वो कैसे करेंगे। और इसको लेकर अभी भी संजीदा नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार। हालांकि कल जब DD न्यूज़ ने इस खबर को कवर किया उसके बाद आनन फानन में दिल्ली जल बोर्ड की 2-3 टीमें वहां पे पहुंची और उन्होंने बोट लगाकर यमुना में केमिकल से सफाई प्रारंभ कर दी। हमने दिल्ली जल बोर्ड के जब लोगों से पूछा तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों अब आए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इसी टाइम यहाँ यमुना की सफाई होती है, इस तरह का दावा है। और आज की जो अपडेट है वो आम आदमी पार्टी ने इस सभी चीज़ों को लेकर एक टास्क फोर्स बनाया है और जिसमें उन सभी मुद्दों को वो एड्रेस करने वाले हैं। जहां एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की बात की गई है, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी के तहत जब ग्रेड 2 में दिल्ली पहुंच चुका है तो कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। उनकी तरफ से ये एडवाइजरी दी गई है कि इसमें जो है खासकर जो लोग हैं घर से कम निकलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बच्चे भी जो हैं स्कूल की बसेस में जाएं और सीधे स्कूल में पहुंचे, इस तरह की एडवाइजरी है। लेकिन जो उनके जो सवाल हैं वो यही है कि आखिर क्या वजह है कि वो देर से जागे हैं और क्यों नहीं अब तक इस तरह की समस्याओं से वो समाधान करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो एक बेहद ही गंभीर सवाल है जो दिल्ली की जनता पूछ रही है और ऐसे में जो दिल्ली की जनता है उनको इन सभी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बार बार फिर से हम वो सवाल उठाना चाह रहे हैं कि क्या इस बार भी दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा उसकी शिकायत कर रही है? क्या फिर से बहाना ले रही है? अब हरियाणा में नई सरकार बनी तो उन्होंने कैबिनेट में पहला ही डिसीजन लिया कि पराली जो जलाएंगे किसान उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके MSP पर जो उनकी फसलें खरीदी जाती हैं वो नहीं खरीदी जाएंगी। हालांकि पंजाब से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। क्या दिल्ली अब भी वही बहाना बना रही है? अमरिंदर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है?
लगता है कि अमरिंदर तक आवाज़ नहीं मिली। लेकिन आज बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी, जिस तरह से बता रहे थे आपको कि दोनों ही पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज़ को आज पेश होना है और ये स्टेटस रिपोर्ट देनी है कि इस तरह से पराली न जलाए जाने के लिए उन्होंने किसानों को क्या कुछ सुविधाएं दी हैं और देखना होगा कि उनका स्पष्टीकरण क्या कुछ इस मामले में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में आ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान दाना की वजह से बंगाल और ओडिशा में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो दाना ओडिशा तट के भितरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज से बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में गुजरने वाली 150 से अधिक ट्रेन भी रद्द कर दी गई। हमें वहाँ पर है हमारे जिला कलेक्टर साहब का और डिपार्टमेंट में और वो उड़ीसा गवर्नमेंट सरकार की डायरेक्शन में हमारे जो लोग हैं सबको अवेयरनेस किया है। कोई भी छिलके के अंदर में नहीं जाइए और उसके बाद हमारा जो ड्रेन है उसको भी साफ कर दिया है। कोई भी स्थान पर वाटर लगी नहीं होगा और हम पूरी तरह से तैयार है। जो भी होगा सबको सामने करेंगे। इवैक्यूएशन के लिए हमारा जो 2-3 लोकेशन है उसको भी हमने अवेयरनेस किया है और उनके लिए सब कुछ अरेंज किया है। ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फ्रूट्स और कुकिंग फूड सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। अभी जो सरकारी का जो नियम अनुसार है जो तूफान आने वाला है इसीलिए सभी लॉन्च यात्रा करने के लिए बंद है मनुष्यों के सेफ के लिए। इसीलिए हम अभी ट्रांसफर कर दूसरा जगह लेने के लिए और सब हम तैयार है। 25-26 2 दिन बंद रहेगा। यात्री के सुविधा के लिए ये सब कर रहा है डिपार्टमेंट। हम लोग बता दिया है कि वो साइक्लोन आ रहा है। जो गवर्नमेंट का जो आया है जो ये मत करो ये मत करो गाइडलाइन है उन लोगों को बता दिया है और माइकिंग चला रहे हैं। हम लोग जो सागर मित्र वहाँ पर हर रोज है FLC जो है ना हम लोग का वहाँ पर बता रहे हैं मौजा उन लोग को वहाँ पर वो 26 तारीख को रहेगा उन लोग का। कि माइक लेकर आया था गाड़ी लेकर उसमें बोला इसलिए हम नहीं गया काम पर किनारे में रखा है झील के अंदर नहीं जाता हूँ। अभी ऐसे में रहा किनारे में नाव के ऊपर हम सुरक्षा में रखा है। और ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों पर ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी से खास बात की हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने। ओडिशा के तमाम जगहों पर चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी जी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरीके से जो चक्रवाती तूफान दाना यहाँ पर आने वाला है उसको लेकर के किस तरीके से पूरे राज्य भर में तैयारियां की गई हैं? उड़ीसा प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है जिसमें ऐसा तूफान को सामना करने के लिए हमारा पर्याप्त अनुभव पहले से ही है। और अभी जो दाना चक्रवाती तूफान आ रही है उसके बारे में भी पूरा का पूरा तैयारी समाप्त हो गया है। हम लोग लगभग 500 साइक्लोन सेंटर जो उड़ीसा में है उसको तैयार कर चुके हैं लोगों को वहां लाने के लिए। तूफान आने से पहले और बारिश आने से पहले उनको वहां से इवैक्यूएट करके रिलीफ सेंटर में लाएंगे। और 500 रिलीफ सेंटर साइक्लोन सेंटर के अलावा लगभग 1000 से ज़्यादा टेम्पररी रिलीफ सेंटर भी हम लोग तैयार किए हैं जिसमें पूरा का पूरा मानवीय सेवा युक्त रिलीफ सेंटर होगा। पीने का पानी का व्यवस्था होगा उसका भी तैयारी हो गया है। पावर सप्लाई होगा, बैकअप पावर सप्लाई भी डिसरप्शन से हम लोग बैकअप पावर सप्लाई का भी प्रबंध किए हैं। और रसोई करके लोगों को भोजन दिलाने में और जो लोग बीमार हैं उनको इलाज करने के लिए भी डॉक्टर्स वगैरह का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। ODRF जो है वो लगभग 60 टीम है उड़ीसा में। जहाँ जहाँ ये चक्रवाती तूफान के आने का संभावना नहीं है वहाँ से भी हम लोग उनका शिफ्टिंग करना शुरू कर दिए हैं और उनका पोजीशनिंग भी शुरू हो गया है। आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा तैयारी खत्म हो गया है
ये दाना चक्रवर्ती तूफान को सामना करने के लिए, और हमारा पूरा विश्वास है पहले जैसा इस बार भी दाना को हम लोग पराजित करेंगे। सर, डीडी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और पूरी से ही हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त। उर्मिलेश, आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या कोई एग्जैक्ट समय सीमा बताई गई है कि 25 अक्टूबर को जो कहा जा रहा है, कब तक ये उड़ीसा के तटीय इलाकों तक पहुंचेगा और कितने लाख लोग प्रभावित समझे जा रहे हैं राज्य में? जी अजय, बिल्कुल जिस तरीके से कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो उड़ीसा के जो 4 जिले हैं वो सबसे ज़्यादा अलर्ट पे हैं और वहाँ पर जो है तमाम जो एनडीआरएफ है, यहाँ की जो है फायर जो सर्विस के लोग हैं, यहाँ के लाइफ गार्ड हैं, तमाम लोगों को यहाँ पर लगाया गया है। और ये बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि जो 24 तारीख जो रात को और 25 तारीख सुबह के आसपास ये लैंडफॉल होने की जो है संभावना है। पुरी से होकर के ये गुजरेगा और उस समय ये 100 से 120 की रफ्तार पे रहेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अजय कि निश्चित तौर से इसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। इस समय हम लोग जो है पुरी का जो ये बीच है, इस बीच पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको इस पूरे बीच की जो है तस्वीर दिखा रहा है कि यहाँ पर अमूमन जो है और दिनों कहा जाए तो यहाँ पर तमाम पुरी में लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज ये पूरा जो बीच है ये खाली करा दिया गया है। तमाम लोगों को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर जो है भेज दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो फायर सर्विस के जो असिस्टेंट हैं, यहाँ पर असिस्टेंट ऑफिसर एक है हमारे यहाँ पे फायर सर्विस के, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है? जैसे कि आप देख रहे हैं तो वो हवा तेज चलना शुरू हो गया है, लहर जो बड़ी बड़ी आ रही है, इसी के सिलसिले हमारा प्रशासन से हमको ये निर्देश दिया गया है कि बीच में कोई आदमी नहीं आएगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, जितना सारा टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो लोग समुद्र के अंदर न आए। हम बार बार यही कर रहे हैं कि कोई समुद्र के अंदर नहीं जाएगा और उनको हम लोग सुरक्षित स्थान पर भेज रहे हैं। बार बार वही काम हमारा बीच में चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको शेल्टर होम में कैसी व्यवस्था की गई है? और दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि बिजली, पानी और शेल्टर होम में खाने पीने की व्यवस्था है, तो क्या वो तैयारियाँ पूरी हो गई है? वो सब जिला प्रशासन की तरफ से शुरू हो गया है और बहुत सारा हो गया है। और जो लो लाइंग एरियाज है जहाँ पर ज़्यादा अफेक्टेड है उस तरफ वो प्रशासन काम कर रहा है। हमारा जिला अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लगातार उसी काम में लगे हुए हैं। हम लोग अभी बीच में जो लोग टूरिस्ट बाहर से आए हैं उनको साइकिल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो ये सब चीज़ बार बार नहीं देखे हुए होंगे, इसलिए हम उनको समुद्र के अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं और बीच को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको। तो देखा अजय, जिस तरीके से कि यहाँ पर जो फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो आ रखे हैं, जो लोग घूमने के लिए यहाँ आ रखे हैं, उनसे ये बीच खाली करा दिया जा रहा है और लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा कि जो लोग जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए और हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे और सुरक्षा के जो तमाम उपाय हैं वो उड़ीसा सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को नशीला पदार्थ माना जाए या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने 1990 का अपना फैसला उसको पलट दिया है। ताज़ा फैसले में अब 8 जजों ने बहुमत से फैसला ले लिया है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उत्पादन भले ही नशे के लिए नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे सभी पदार्थ नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और राज्य सरकारें इसे रेगुलेट कर सकती हैं। इस पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्न की राय थोड़ी सी अलग है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ही इसको रेगुलेट कर सकती है। इससे पहले 1990 में 7 जजों की संविधान पीठ ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश से जुड़े इस फैसले में कहा था कि मादक शराब का मतलब केवल शराब के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल से है और इंडस्ट्रियल अल्कोहल, एक्टिफाइड या डीनेचर्ड स्पिरिट को रेगुलेट करना राज्य सरकार की शक्तियों के दायरे से बाहर है। वक्फ बोर्ड में जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। सिलीगुड़ी में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने यह कहा कि जब इस्लाम की उम्र 1400 साल है तो 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है? बोर्ड में जो नाइंसाफी है इसके दूर करने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। एक एग्जाम्पल है, 1500 साल पुराना 1500 ईयर्स पुराना मंदिर को बताया जा रहा है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी है।
जहाँ इस्लाम की एज 1400 है, इंडिया में इस्लाम की एज उससे भी कम है, उससे बाद में इस्लाम आया, लेकिन 1500 ईयर ओल्ड 1500 साल पुराना मंदिर को बताया जा रहा है इट इज़ ए वक्फ प्रॉपर्टी। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लेम इज दैट? सो दिस इज नथिंग बट द वोट बैंक। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को अब 2 हफ्ते का ही समय बचा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। हालांकि कुछ सर्वे कमला हैरिस को दौड़ में आगे बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी मतदाता, खासतौर पर अगर भारतीय अमेरिकियों की बात की जाए तो वो किस तरफ हैं? टेक्सास में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। राष्ट्रपति चुनाव की डेट को अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। नवंबर 5 को यूएस के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, पर इससे पहले एक जो लेटेस्ट पोल सर्वे आया है उसके मुताबिक कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 परसेंटेज पॉइंट्स की लीड है। अगर वाकई नवंबर 5 को वैसी वोटिंग होती है तो ये कमला हैरिस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, पर अभी डोनाल्ड ट्रंप को रेस से बाहर मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पूरे 2 हफ्ते बचे हैं और दोनों ही कैंडिडेट्स अपने वोटर बेसिस को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में लटीनो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने अरब अमेरिकन को लुभाने की कोशिश की। कमला हैरिस वहीं यहाँ जहाँ टेक्सास में हूँ, जो स्टेट ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स को वोट करती है, वहाँ पर आके अबॉर्शन बैन्स के नुकसानात के बारे में विमेन वोटर्स जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उस खेमे में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि वोटर कहां जाता है, क्योंकि वोटर क्लियरली डिवाइडेड है, अमेरिकन सोसाइटी क्लियरली डिवाइडेड है। इंडियन अमेरिकन जो यहां वोट करते हैं वो भी डिवाइडेड है। इंडियन कम्युनिटी इट्स quite important that they get involved. So we have one Americans for Hindus we have started, and the good part is youngest person who is actually got inspired by it, and she is running for school board. So I feel nowadays the Indian community, they are coming forward. They want to participate in all the political positions, and I have seen a lot of changes this year. I have seen many Indian candidates who are running for different positions, and that's a good change. मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक व्यूज़ जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, they are much better adapted to us because we are all migrants from India, and we are all hardworking. We do a lot of hard work here, so I would go with Democrats. And all the policies they play around with us. मेरे हिसाब से जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं वो देश के लिए अच्छी पॉलिसी हैं, क्योंकि वो सीधी क्लियर बात कर रहे हैं जो देश के लिए उन्हें करना है, और कमला हैरिस जी है कि वो बात घुमा के बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो देश के लिए अच्छी, अमेरिका के लिए अच्छी पॉलिसी है। तो क्लियरली अमेरिकन सोसाइटी, यहाँ के अमेरिकन समाज बटा हुआ है, वोटर बेस बटा हुआ है, तभी ये मुकाबला इतना नज़दीकी है, इतने करीब से दोनों साइड्स अपना कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही हैं, और इसीलिए ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाली है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, ऑस्टिन, टेक्सास। तो इस स्पेशल रिपोर्ट के बाद अब बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले इजाज़त चाहेंगे इस खबर के साथ कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अपने अदम्य साहस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया था, और आज़ादी की इस महान नायिका की आज है जयंती। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आप देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट, और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज़ादी के महासंग्राम में न जाने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भले ही आज देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए विकास पथ की ओर अग्रसर है, लेकिन देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित करने वाले अमर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी फहरिस्त में रानी चेन्नम्मा को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ नेतृत्व करने वाली पहली और कुछ महिला शासकों में से एक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के लोग रानी चेन्नम्मा को महान नायिका के तौर पर मानते हैं। रानी चेन्नम्मा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। चेन्नम्मा को उनके पिता ने राजकुमार की तरह पाला। उन्होंने अपनी बेटी को किसी राजकुमार बेटे की तरह ही शस्त्र चलाना, घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल करवाई। सन 1793 में कित्तूर के राजा मल्लसर्ज से चेन्नम्मा की शादी हुई। रानी चेन्नम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी मौत हो गई। राजा की पहली रानी के छोटे पुत्र ने भी कुछ दिनों में दम तोड़ दिया। इस घटना के कुछ दिन बीते थे कि राजा का भी निधन हो गया। राज्य उत्तराधिकार विहीन होता देख अंग्रेजों ने इसे कब्जाना चाहा। रानी ने एक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम शिवलिंगप्पा रखकर कित्तूर के सिंहासन पर उसे बैठाना चाहा, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नामंजूर कर दिया। फिर अंग्रेजों ने कित्तूर को हड़पने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी और लड़ाई को लीड कर रहे उनके बड़े अफसर को मार गिराया। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी हुकूमत के अफसर सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंदी बना लिया। अंग्रेजों ने रानी से डील की कि अफसरों को छोड़ने के बदले वे रानी के राज की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन अंग्रेजी अफसरों के छूटते ही ब्रिटिशर्स ने वादा तोड़ दिया और अचानक कित्तूर पर हमला बोल दिया। रानी युद्ध को तैयार नहीं थी। वो लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और रानी ने 1829 में अंग्रेजों की कैद में दम तोड़ दिया। रानी चेन्नम्मा की जयंती पर कित्तूर में हर साल उत्सव का आयोजन होता है, जहां उनकी वीरता की अलौकिक और अविस्मरणीय कहानी बच्चों से लेकर नौजवानों और बुजुर्गों को कंठस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।